लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। चैप्टर 6 है ये आपकी बुक में और चैप्टर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने 10th में पढ़ी हुई हैं, वही हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? याद है किसी को डेफिनेशन? क्या होते हैं मिनरल्स? मिनरल जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऑन अर्थ क्रस्ट, जिसे आप ना मिट्टी का टुकड़ा कह सकते हो। मिनरल बेसिकली है क्या? हमारी अर्थ से मिलती है जो मिट्टी, जिसके अंदर मेटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या कोई और एलिमेंट हो सकता है, तो हम उससे कहते हैं अपना मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच मे और मे नॉट कंटेन मेटल। और क्या होता है? ओर इज मिनरल ओनली, बट इसमें हमें श्योर होता है कि यहाँ से हमें मेटल मिलनी ही मिलनी है। ये जो मिट्टी का टुकड़ा है ना, जिसमें हमें श्योर नहीं है कि मेटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जब तक हमें श्योर नहीं है उसे कहते हैं मिनरल। अब हमें श्योर हो गया भाई इस यहाँ से हमें मेटल पक्का मिलेगी, जिसको हम बेच सकते हैं, कमर्शियली यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओर। व्हाट इज ओर? ओर इज दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। फिर आता है कंसंट्रेशन। क्या होती है कंसंट्रेशन? क्या होती है? जो आपके पास ओर है, तो ओर इम्प्योर फॉर्म होती है। जो ओर है, ओर इज इम्प्योर फॉर्म। उस इम्प्योर फॉर्म की जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज को कम करने को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब जल्दी से 10th रिकॉल करो। तो जब हम इम्प्योरिटीज को कम करते हैं तो उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन करने के बाद हमें 3 तरह की मेटल मिलती थी: मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है ना, वो हमें सल्फाइड फॉर्म की फॉर्म में मिलती थी, जैसे HgS। इसको आप सिन्नेबार भी कहते थे। तो व्हाट इज सिन्नाबार? Cinnabar is a ore of mercury, also called HgS. What is cinnabar? Cinnabar is a ore of mercury, also called HgS. फिर हम इसकी HGS। रोस्टिंग करते थे। तो रोस्टिंग याद आया क्या था? रोस्टिंग होता है ऑक्सीजन के साथ ओर को हीट करना। तो जब आप ऐसा करते थे तो आपको मिलता था मेटल ऑक्साइड। तो इसकी डेफिनेशन थी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग sulfide ore into metal oxide by heating in the presence of oxygen। फिर उसके बाद हम रिडक्शन करते थे सिंपली हीट करके, और हमें मेटल मिल जाती थी। और प्योर मेटल चाहिए तो हम उसे रिफाइनिंग कहते हैं। तो आई गेस आपको ये रिकॉल हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी 2 तरह की होती हैं: सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर में आपने एग्जांपल पढ़ी है ZnS। ये एग्जांपल्स ना याद रखना, सेम एग्जांपल्स यहाँ पर भी यूज होनी है, और रिएक्शंस भी तकरीबन कुछ सेम है। तो याद करते जाओगे तो चैप्टर समझना इजी हो जाएगा। तो सल्फाइड और कार्बोनेट होता है जिंक कार्बोनेट, जिसमें CO3 लगा हो कार्बोनेट और सल्फर लगा हो सल्फाइड और। सल्फाइड और की रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे ये था ना प्रेजेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग हो गया। यहाँ पे सिंपली मेटल को हीट करना है। जिंक कार्बोनेट है, आप इसे सिंपली हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड एंड CO2, दैट्स इट। बस ये 2 चीजें बनाएगा। तो इसको हमने कैल्सिनेशन किया। तो दोनों में एक हमें कॉमन प्रोडक्ट मिलता था जिसे हम कहते थे मेटल ऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करते थे कार्बन के साथ। ये मेटल ऑक्साइड है, इसकी कार्बन से रिडक्शन कर दो तो मेटल अलग और कार्बन अलग। एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक एंड CO। इस प्रोसेस को हम नाम देते थे रिडक्शन। याद आ गया होगा आई गेस सारा कुछ, होपफुली। नहीं याद आया तो मैं करा रहा हूँ। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा प्योर मेटल। अब चलते हैं हम और आगे और इसको समझते हैं कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हैं, इनको नॉर्मली एक्सट्रैक्ट, इनको हमेशा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब उनकी सीधा ही रिफाइनिंग होती है बाय पासिंग करंट। एनोड कैथोड रिएक्शंस करके हम इसे करते हैं। बेटा देखो, वीडियो किसी की ऑन हो रही है तो वीडियो ऑन होने से ना हमारा डाटा बढ़ जाता है, फिर वीडियो अपलोड नहीं होती अपना उसमें। तो ध्यान रखो, गलती से भी वीडियो ऑन ना करो। ओके, तो इसके बाद हमें मिलती है ये प्योर मेटल। लो अब आप इसे एक बार गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करने के बाद
मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो फिर हम आगे। इस इमेज को अब देखना है। पिछली इमेज में हमने 10th का रिकॉल किया, इस इमेज में हम 10th से आगे पढ़ रहे हैं। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले और, तो और आपको पता चल गया है, और को हम करते हैं पाउडर्ड और में चेंज। 10th में हम इतना नहीं बताते, 10th में डायरेक्ट बताते हैं क्या क्या हो रहा है। अब ये पूरा डिटेल में है। और मिलेगी, और को पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे। पाउडर फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे? क्रशिंग, ग्राइंडिंग, इस तरीके से। फिर पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसकी कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन मतलब इम्प्योरिटीज को निकालेंगे, गैंग्यू कहते हैं जिसे, गैंग्यू, याद आ गया ना गैंग्यू। अब इसको करने के क्या क्या तरीके हैं? ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, यानी ये 4 प्रोसेस हैं कंसंट्रेशन के। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो आपने याद रखना है 4 मेथड: ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड द लीचिंग। तो ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे भी, अभी जस्ट नाम याद कर लो, मतलब नाम पढ़ लो जिससे ध्यान रहे। फिर कंसंट्रेटेड होने के बाद हम उसमें से इम्प्योर मेटल लेंगे, मतलब अब हमें कुछ ऐसे प्रोसेस करने हैं जिसमें उसकी जो बची खुची इम्प्योरिटीज हैं वो सारी निकल जाएं। तो सारी निकल जाए तो उनके स्टेप देखो क्या क्या हैं: कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये 2 तो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब एडिशनल आ गई 6 और: ऑटो रिडक्शन, रिडक्शन विद कार्बन, ये भी पढ़ा हुआ है कार्बन के साथ, एल्मिनोथर्मी, हाइड्रोथर्मी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वो एक एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन। तो ये सारा आप करोगे। फिर इम्प्योर मेटल के बाद प्योर मेटल चाहिए, तो प्योर मेटल लेने के लिए ये हमने सारे प्रोसेस पढ़ने हैं: डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें मिलेगा प्योर मेटल। अब ये मैंने शुरू में आपको बता दिया कि हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले क्या क्या हैं। और पढ़ेंगे, और के बाद उसकी पाउडर मतलब वो कंसंट्रेशन कैसे करनी है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। अब सिर्फ एक बच्चे से मैं इसको रीड करवाऊंगा जिससे नाम आपके माइंड में आ जाए, बाकी तो हमें याद करते करते आएगा। ओके, तो वो मैं चूज कर लेता हूँ स्टूडेंट, आंचल को ही करता हूँ। आंचल, सिर्फ जो आपको इमेज में दिख Yes, रहा sir. है, सिर्फ इसे दिखते हुए को पढ़ो बस। क्या क्या दिख रहा है जैसे बोलो। और से शुरू करो। Ore, और के बाद क्या ore करते to हैं? powdered ore हाँ, ये स्टेप्स through हैं जो हमें ध्यान crushing रखने हैं। and ठीक है, grinding. ठीक है। उसके बाद क्या करना है? पाउडर और को किस में चेंज करना है? To concentrated ore. ठीक है। उसके बाद वो स्टेप मत बोलो, बस ऐसे Uh, याद रखो। उसके बाद हम इनमें इम्प्योर मेटल मिल जाएगी। अब उसको पूरा हाँ प्योर जी करने सर. के लिए हमें और भी कई प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि हम इस चैप्टर में किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं? मिल गया ना आइडिया? तो बिल्कुल वैसे ही Yes, है sir. जैसे हमने 10th में करा है, बस 10th में हमने डिटेल नहीं पढ़ी थी। तो इसको ड्रॉ करना है आपने, तो आई होप आप लोगों ने इसे ड्रॉ कर लिया था। Yes, अच्छा, sir. चलो, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं वीडियो तो भेजूंगा ही, तो आप वहां से बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, आगे, और अब इसको हम समझते हैं। अब जैसे ही हम चलते हैं आगे, तो अब हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत जरूरी है। देखो क्या क्या है, आप अगर इसे साथ साथ नोट कर लो तो बहुत अच्छा है। जैसे पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि जो एल्यूमिनियम मेटल है ना उसकी ओर बताओ। अक्रेंस मतलब ओर, मतलब इम्प्योर फॉर्म कौन सी है उसका नाम बताओ। तो आपने आंसर याद रखना है बॉक्साइट। ये 2 कॉलम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जब हम पढ़ेंगे आगे तो ये अपने आप ही बीच में कवर हो जाएंगे। तो जो एल्यूमिनियम है इसकी 2 ओर मिलती हैं, बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। आयरन की 2 मेन ओर्स हैं, इसके अलावा भी हैं बट 2 मेन ओर्स हैं। कौन कौन सी हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, Fe3O4। इसी तरह कॉपर की 4 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं: कॉपर पायराइट, आयरन सल्फर के साथ है; कॉपर ग्लैंस, सल्फाइड ओर है सिंपल; मैलाकाइट, कॉपर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। ये सभी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉम्पिटिशन्स कर लो या असर्शन रीजन कर लो, उस तरह के क्वेश्चंस तो आजकल हमारे सिलेबस में भी आने लग गए हैं, तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा जिंक। जो हमारा जिंक है, तो हमारा जिंक के भी 3 आपकी मेन ओर्स हैं। कौन कौन सी? जिंक ब्लैंड एंड कैलामाइन एंड जिंसाइड। तो ये पूछ सकते हैं। जिंक ब्लैंड का एक और नाम है सफेलराइट, सफेलराइट। तो इस तरह से आप बोल के इसको कर सकते हैं नोट। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप सिर्फ मेटल और उसकी अक्रेंस ओर का नाम याद कर लो बस। और ये वाला दूसरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम ये चैप्टर करेंगे तो ये चीजें अपने आप ही आगे कवर हो जाएंगी।
जस्ट नोट सर ये इट। लिखना है? हाँ बेटा, आपने मेटल और अक्रेंस लिखनी है सिर्फ। अगर अभी लिखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो वीडियो भेजूंगा ही तो आप वहां से भी कर सकते हैं। बताओ कैसे करना है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा ये भी हो गया। अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर। अब इसको कोशिश करना, आप साथ साथ लिखते रहना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। साथ लिखना है साथ में लिख लो, वीडियो से लिखना है वीडियो से लिख लो। अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर आपका। कह रहा है मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। मतलब अर्थ से मिट्टी का जो टुकड़ा मिलेगा, जिसमें मेटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसे कहते हैं मिनरल। और आपको समझ में आ गया। और इज दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। फिर है गैंग्यू। मैं इसे गैंग्यू बोलता हूँ क्योंकि स्पेल मिस्टेक ना हो इसलिए ऐसा बोलता हूँ। वैसे इसको टीचर्स गैंग कहते हैं। होता क्या है, जो आपने मिट्टी का टुकड़ा निकाला है तो उसमें मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज हैं, सैंड इम्प्योरिटीज, क्ले इम्प्योरिटीज और अदर इम्प्योरिटीज, उसे कहते हैं गैंग्यू। तो द अर्दी, अर्दी मतलब जमीन से मिली हुई इम्प्योरिटीज, मटेरियल एसोसिएटेड विद द ओर। तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर लाइक क्ले, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग्यू। फिर आता है हमारा अक्रेंस। तो पीछे जो मैंने अक्रेंस बताई थी ना, वो इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा में है, जैसे आयरन की यहाँ पे 4 बता दी हैं, कॉपर की 4 हैं, तो इस तरह से ये वाला पोर्शन बेसिकली आपका एक तरह से रिपीट हो गया। तो यहाँ पे भी मैं नोट करने का टाइम नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आपके ब्रेन में हैं। गैंग्यू की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और ओर्स की एग्जांपल पेपर में पूछी जा सकती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है मेटलर्जी एंड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में अगर आपको टेबल याद हो तो उसमें 4 टॉपिक लिखे थे। अब वही ही डिटेल हमने पढ़ने जो 10th में हमने नहीं पढ़े। तो अगर आपने 10th में एक्स्ट्रा बुक पढ़ी होगी तो एक आधी डिटेल पढ़ी होगी, सारी भी नहीं दी होती। अभी मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी क्या है कि आपने ओर से मेटल निकालनी है। तो जब तक मेटल मिल नहीं जाती तब तक आप जो जो प्रोसेस यूज कर रहे हो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मेटलर्जी। समझो दोबारा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप अपना लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा आपको, जो मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक का नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है कि आपके पास ओर है, ओर से आपको प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल। तो इसके बीच में आप जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो भी 3-4 प्रोसेस जो भी यूज कर रहे हैं, कि पहले कंसंट्रेशन की, फिर कोई प्रोसेस लगाया, फिर रिडक्शन की, कुछ भी किया, तो बीच में ओवरऑल जो भी प्रोसेस आप लगा रहे हैं टू ऑब्टेन प्योर मेटल, इस कंसेप्ट को हम ऑल टुगेदर कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी मींस द प्रोसेसेस व्हिच आर यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम ओर। Metallurgy in a collective form, these are the processes or steps used to obtain pure metal from ore. इसे हम कहते हैं मेटलर्जी। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो मेटलर्जी की डेफिनेशन भी देख लो। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर ऑल टुगेदर। उसमें कंसंट्रेशन एक मेथड है। फिर एक बार मैं वो स्लाइड शो कर देता हूँ आपको, ये वाली स्लाइड। तो ये रही और ये रही प्योर मेटल। ये बीच के सारे स्टेप को मेटलर्जी में डालते हैं, सारे स्टेप। अभी हम इसमें से स्टेप्स में से अभी हम यहाँ पहुंचे हैं कंसंट्रेशन में, कि कंसंट्रेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं। तो ये हम 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें से आज हम 2 ही पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लेंगे टेस्ट। तो अब हम चलते हैं जहाँ पे हम थे। ये अब आता है हमारा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता है कि जो पहला स्टेप है मेटलर्जी का, जो हमारे पास मेटल है उस मेटल से इम्प्योरिटीज को कम करना, पहले स्टेप पे कम करना। उसको वॉशिंग करके कर सकते हो, क्रश करने के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हो, कोई केमिकल डाल के इम्प्योरिटी निकाल सकते हो। और एक और मेथड है ऐसा ही, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हाइड्रोलिक वॉशिंग को ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन, और फिर है हमारा लीचिंग। तो यही 4 स्टेप थे कंसंट्रेशन के। तो ये मेटलर्जी का वेरी फर्स्ट स्टेप है। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities like sand impurities, है ना, एक्सेट्रा, आर द impurities from ore called concentration। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब इसमें मैं सबसे पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको समझना।
हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, फिर मैं इसका प्रिंसिपल और सब कुछ बताऊंगा और सुनूंगा। लो जी, टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, अब ये देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग होता क्या है। मान लो कुछ इस तरह का डिजाइन है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ इस तरह का डिजाइन है और यहाँ पे आपने नीचे कुछ कलेक्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे आपने पाउडर्ड फॉर्म में ओर रख दी। यहाँ पे आपने ओर रख दी पाउडर्ड फॉर्म में और यहाँ से वाटर फ्लो करवाया, मे बी हॉट हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर। अब देखो क्या होगा, जब वाटर फ्लो करेगा यहाँ से तो ये ओर को गीला कर देगा, उसके बाद वाटर के साथ ये ओर फ्लो करेगी। जब ये ओर फ्लो करेगी तो जो हैवी मेटल होंगी ना वो इन खड्डों में फंस जाएंगी, पिट्स कहते हैं इनको, इन पिट्स में वो हैवी मेटल फंस जाएगी। कुछ यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि सभी एक में नहीं फंसेंगी ना, कुछ यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे पिट बनाए होते हैं। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो लाइट वेट होंगी और वो फ्लो कर जाएंगी और यहाँ एक कंटेनर लगा होगा जहाँ पे इम्प्योरिटीज इकट्ठी होती रहेंगी। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हैवी मेटल है वो फंस जाएंगे यहाँ पे और हैवी होने के कारण वो वाटर के साथ फ्लो नहीं करेंगे और यहाँ पे मेटल इकट्ठा हो जाएगा और उसकी जो अर्धी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ से यहाँ पे निकल जाएंगी। तो इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जो कंसंट्रेशन का पहला स्टेप है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। अब मैं इसकी थ्योरी Yes. पढ़वाता हूँ और थ्योरी देखिए। थ्योरी हाइड्रोलिक वॉशिंग, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन डेंसिटीज और ग्रेविटी, मतलब हैवीनेस, क्योंकि अर्थ जो है ना हैवी चीजों को खींचता है अपनी तरफ, रोकता है, लाइटर चीजें तो फ्लो कर जाती हैं, of ore and gangue particles in one such process an upward stream running water। देखो अपवर्ड स्ट्रीम रनिंग वाटर यानी ऊपर से फ्लो करते हैं, अपवर्ड स्ट्रीम रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर को वॉश कर रहे हैं जिसमें मेटल वहीं रह जाए और इम्प्योरिटीज बह जाएं। द लाइटर गैंग्यू, गैंग्यू मतलब इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स, वॉश्ड अवे एंड हैवियर पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड। तो वो कैसे लेफ्ट बिहाइंड होंगे वो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया आपको। द ऑक्साइड्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, पेपर में ना कभी नहीं पूछेंगे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग बताओगे तो बहुत ही आसान है, तो फिर पूछेंगे क्या, पेपर में पूछेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग, बस इतना ही पूछेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो जो पहली दो लाइन है ना ये प्रिंसिपल है, लिखो कॉपी में, लिखो, ये लिखना है अभी अभी के अभी लिखो। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज or gravities of the ore and gangue particles. It is based on differences in the densities of gravity of ore and gangue particle। बस ये पहली दो लाइन आपका प्रिंसिपल है, जल्दी से इसे नोट करके डन बोलो। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, ये मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग भूल गया था करना, मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग, बस ये प्रिंसिपल है। What is the principle of magnetic separation? Principle is based on the concept that the differences in magnetic property of ore and gangue, मतलब एक ऐसी ओर ली है हमने जिसमें ओर, ऐसा मिनरल लिया है आप बोल सकते हो जिसमें ओर और गैंग्यू में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और इम्प्योरिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। अब यहाँ पे भी देखो डायग्राम बनी हुई है, आप समझ सकते हो, बट ये मेरी वाली डायग्राम ज्यादा क्लियर है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। रोलर है ये जैसे आटा चक्की में मूव होता है, तो एक साइड पे मैग्नेट यूज किया, एक साइड पे नहीं किया। तो ओर में दो चीजें हैं, इम्प्योरिटीज एंड मेटल। तो जो मेटल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इम्प्योरिटीज नहीं करती। तो जैसे ही ये ओर यहाँ से फ्लो करके गिरना शुरू होगा तो इम्प्योरिटीज पहले गिर जाएंगी, इम्प्योरिटीज आपकी पहले गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। अब मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है तो मेटल्स यहाँ तक अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। तो अब जल्दी से ये प्रिंसिपल कॉपी में लिखिए, बस आज हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में।